नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग 2 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको भी जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसके बारे में सब कुछ जो है उन 10 क्वेश्चंस में जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है उसमें देखेंगे। तो इन वीडियोस की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सर्च करने के लिए @decode exam आप सर्च बॉक्स में लिख के सर्च कर सकते हैं। साथ ही ये लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, इस लिंक पर जाकर भी आप जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, व्यावसायिक स्तर पर वेल का शिकार यानी वेल मछली का शिकार शुरू करने के लिए किस देश ने इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की सदस्यता को छोड़ दिया है? तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो है वेल के शिकार को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका अभी हाल ही में त्याग कर दिया है। किसने? जापान ने। और इसके बारे में बाकी जानकारी हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वर्ष 1951 से जापान IWC यानी इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का सदस्य था। वर्ष 1982 में IWC ने वेल के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसे हटवाने का जापान लगातार प्रयास कर रहा था। वेल के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की स्थापना 2 दिसंबर 1996 को की गई थी। यानी ये काफ़ी पुरानी संस्था है इंटरनेशनल। और IWC के सदस्य संख्या की अब 88 रह गई है। पहले यानी जनवरी 2019 तक ये संख्या कितनी थी? 89 थी। यानी जो जापान ने छोड़ दिया है उसके कारण जो है IWC के सदस्यों की संख्या 88 रह गई है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। तो ये सभी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर निकटता से दृष्टि बनाए रखने के लिए शैडो कैबिनेट बनाने का फैसला किया है? शैडो कैबिनेट एक शब्द है जो आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में छाया मंत्रिमंडल भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये विपक्षी पार्टी द्वारा एक अजम्पशन करके अपनी एक खुद की जो है कैबिनेट बनाई जाती है, जिससे और उन मंत्रियों को कुछ ना कुछ जो है असली कैबिनेट के मंत्रियों के समान जो है उनमें पद बांट दिए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो सरकार असली सरकार होती है यानी जो सत्ता में होती है उसकी सारी विभागीय बातों पर नज़र रखती है, जिससे कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो वही शैडो कैबिनेट जो है फिर से एक रियल कैबिनेट में चेंज हो सके। तो ये काम किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में विपक्षी पार्टी ने किया है। चंद्रबाबू नायडू ने इसका सुझाव दिया है। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वर्तमान में नई सरकार की कार्यप्रणाली को भली भांति से निकटता की दृष्टि से समझने के लिए एक शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में यह संस्था पहले से ही विद्यमान है, यानी यूके में ये व्यवस्था है। भारत ने यहीं से इसका अनुसरण किया है। इसे विपक्षी दल द्वारा वर्तमान सरकार के साथ तुलना और उनकी कार्यशैली पर नज़र बनाए रखने के लिए किया जाता है। सरकार परिवर्तन होने पर एक वैकल्पिक कैबिनेट के तौर पर यह काम कर सकती है। मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है। किस राज्य में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना की तर्ज पर इवनिंग मील यानी शाम का भोजन शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया है किसने? बिहार सरकार ने। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि बिहार ने इवनिंग मील स्टार्ट कर दिया मिड डे मील के साथ साथ? क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप छाया हुआ है, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में चमकी बुखार कहते हैं। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के कुछ जो है जिलों में बहुत सारे जो है बच्चों की जो है दुखद मृत्यु भी हो गई है। तो ये जो चमकी बुखार है या
एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है, इसकी जो अगर प्रमुख वजह हम माने तो क्या है, बच्चों में कुपोषण। जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनमें जो है ये बुखार जल्दी पकड़ता है और उसकी वजह से उनकी जान तक जा सकती है। एसई बीमारी का मुख्य कारण बच्चों में कुपोषित होना है। कुछ दिन पहले ही बिहार में एसईएस बीमारी से बच्चों की कई मौतें हो गई थी। एसईएस को लोकल भाषा में चमकी बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों का शरीर ढीला पड़ जाता है और उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, और ये मुख्यतः तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक जो है रोग है। इस योजना को शाम की भोजना का नाम देने का कारण ये है कि जिन जिलों में चमकी बुखार का प्रभाव हुआ है वहाँ के बच्चों को दिन भर के उच्च तापमान यानी लगभग 42 से 40 डिग्री की मार झेलने के बाद रात में भूखे ही सो जाते थे। तो इसीलिए व्यवस्था की गई है कि शाम को उनको ये भोजन मिल सके। और एसईएस का अटैक मुख्यतः गर्मी में, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी के ताजा आंकड़े के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का जो है 74वां स्थान है स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा जमा होने के मामले में। अब ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो है भारतीयों का जो धन है उसमें कमी आई है जो स्विस बैंक में जमा होता था। पहले ये 73वें स्थान पे था, अब लुढ़क कर 74वें स्थान पर यानी एक पायदान नीचे खिसक आया है। ब्रिटेन अभी टॉप पर ही कायम है और 2018 में भारतीयों की जमा रकम 6% घट गई है, यानी ब्रिटेन के लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा जो है स्विस बैंकों में जमा है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रम अटैक नामक एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता स्ट्रम अटैक नामक एंटी मिसाइल खरीदने का भारत ने रूस के साथ किया है, और ये जो सौदा है ये 200 करोड़ रुपए का है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये मिसाइल Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट में लगाई जाएगी। स्ट्रक अटाका हमलावर वाहनों को बर्बादी करने में सक्षम है, यानी ये जो है जो भी वाहनों को निशाना बना सकता है। भारत इस रूसी मिसाइल को खरीदने की कोशिश 10 साल से कर रहा था, अब जाकर जो है ये समझौता हो पाया है। 20वें आईफा अवार्ड यानी समारोह की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 20वें आईफा अवार्ड की मेजबानी इस बार नेपाल कर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगले इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी नेपाल करेगा और इसका जो उत्सव होगा वो काठमांडू में आयोजित होगा। इसकी मेजबानी से नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार को मदद मिलेगी। आईफा अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और इसका पहला समारोह यानी आईफा का पहला समारोह कहां पर आयोजित हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राइब्स इंडिया के गो ट्राइबल कैंपेन की शुरुआत कहां से हुई? गो ट्राइबल कैंपेन की शुरुआत नई दिल्ली से हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में जानते हैं। तो गो ट्राइबल कैंपेन जो है इसका संबंध किससे है? जनजातीय उत्पादों के उपभोग को व्यापक रूप से बढ़ाने के लिए गो ट्राइब कैंपेन की शुरुआत की गई है। कैंपेन अमेजन और ट्राइफेड के बीच एक संयुक्त करार से शुरू हुआ है। इससे जनजातीय उत्पाद करीब 190 देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्राइफेड क्या है? ये 1987 में बना, 1988 में इसने काम शुरू कर दिया और इसका पूरा नाम क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी को ट्राइफेड कहा जाता है। यानी जितनी भी जनजातियों द्वारा विशिष्ट उत्पाद निर्मित किए जाते हैं उनके विपणन की सारी व्यवस्था जो है ट्राइफेड के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संधि यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी आईएसए की पहली संयुक्त सुरक्षा अभ्यास जिसको नाम दिया गया है ईजा लेक्स,
ISALEX 19 ISALEX 19 कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो ISALEX 19 का शुरुआत कहाँ पे होगी? आबू धाबी में होगी। ये इसके बारे में देखते हैं। ISA की 50 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। ISA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस। इसकी स्थापना वर्ष 2017 में आबू धाबी में ही की गई थी। ISA का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिवाद, हिंसा को रोकना और अपराध को रोकना, ये इसके प्रमुख देश हैं। ISA के सदस्य देश कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है। 9 देश हैं इसमें। UAE, बहरीन, मोरक्को, फ्रांस, इटली, स्पेन, सेनेगल, सिंगापुर, स्लोवाकिया, ये सभी 9 देश जो है इसके सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत कहां से की गई? तो राष्ट्रीय स्तर पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत नई दिल्ली से की गई। जल शक्ति उद्देश्य जो है देश में जल के संकट से निपटने के लिए किया जा रहा है। पानी की बर्बादी को बचाने तथा उसका संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में की गई। जल की कमी से जूझ रहे 225 जिलों को इसमें विशेष तौर पर शामिल किया गया है और जल शक्ति मंत्रालय ही इसका नोडल मंत्रालय होगा, जो इस पूरे अभियान का जो है सुपरविजन करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। अगला प्रश्न, DMZ जोन, इसको क्या कहते हैं? डीमिलिट्राइज्ड जोन कहां पर स्थित है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है डीमिलिट्राइज्ड यानी एक ऐसा जोन जहां पर कोई भी मिलिट्री तैनात ना हो, यानी जहां पर कोई भी सैनिक गतिविधि ना हो। तो ये जुड़ा हुआ है कहां से? कोरियाई प्रायद्वीप से। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक ऐसा स्थान है जिसको DMZ जोन कहा जाता है, जहां पर ना तो दक्षिण कोरिया की मिलिट्री है ना तो उत्तर कोरिया की मिलिट्री है, और वहां पर कोई भी सैनिक जो है या सैन्य अभियान या किसी भी तरह की सैनिक जमाव नहीं होता है। उसके दूसरी तरफ जो है भारी जमाव है उत्तर कोरिया और एक तरफ जो है दक्षिण कोरिया का, लेकिन ये बीच का जोन जो है ये एक तरह से ब्लैंक जोन है। तो DMZ जोन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के विभाजित करने वाले असैनिकृत इलाका है। 1953 में कोरियाई युद्ध समाप्त होने के बाद उत्तर कोरिया, चीन और संयुक्त राष्ट्र के बीच जो समझौता हुआ था उसके बाद इस जोन का निर्माण किया गया था। इस जोन को दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं USA के जिन्होंने पद पर रहते हुए उत्तर कोरिया में कदम रखा है। ये डोनाल्ड ट्रंप व किम जोंग उन की तीसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सेंटोसा पोर्ट में हुई थी जो कि सिंगापुर में है। दूसरी मुलाकात हनोई में यानी वियतनाम में हुई थी। तो ये स्पेशली जो है जो अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा थी कोरियाई प्रायद्वीप की उसके बारे में था, और उसी से जो है ये टर्म हुआ है, क्योंकि ये इस जोन में ही मुलाकात हुई है जहां पर ना तो उत्तर कोरिया का राज था ना दक्षिण कोरिया की। ये बीच का जो है एक शांतिपूर्ण असैन्य इलाका है। तो मित्रों, आज के जो है इस लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा, उसकी व्याख्या को देखा, और अगली सीरीज में हम जो है इसी प्रकार जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ द डे लेके आएंगे। आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए। जो नए लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के बीच भी इसको शेयर करते रहिए, जिससे सभी को जो है इस एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स की सीरीज का पता चल सके और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।